हम ये जानना चाहते हैं कि जिस बंदे को शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गई या मोटापा हो गया, अब उसको दर्दें होती हैं, दर्द को मैनेज कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल, आप बिल्कुल बचाव फरमा रहे हैं। और अगर डायबिटीज़ की और हार्ट डिजीज़ की बात की जाए तो पाकिस्तान में तो अब सोच लें कि अभी एक एपिडेमिक बन गया है। अब ये उस तरह की चीज़ नहीं रहेगी कि बहुत रेयर है या सर्टन क्लास को है। एवरी सेकंड पर्सन, आप भी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते होंगे, ब्लड प्रेशर है, यंगस्टर्स को है, उसके बाद उनको डायबिटीज़ बहुत जल्दी होने लग गई है क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर परसिस्टेंटली बहुत हाई रहता है। और इन सब की जो जड़ है वो बेसिकली मोटापा है, और मोटापे की वजूहात भी बहुत प्रेवलेंट हैं। हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, मोबाइल फ़ोन्स, टीवी, फैसिलिटेशंस जितनी हमारी लाइफ में आ गई हैं, हमारा वर्क स्ट्रगल उतना कम हो गया। अब उसमें होता ये है कि स्टार्ट क्योंकि होता ही मोटापे से है, तो मोटापा जब एक बार आपकी बॉडी में फ़ैट डिपोजिशन होना शुरू हो गई है, आपकी एक्टिविटी कोई नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को टाइम नहीं दे रहे हैं, आप मी टाइम नहीं ले रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद सिर्फ सोने से या सेडेंट्री लाइफस्टाइल से ही वज़न बढ़ता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभी आप बहुत काम कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली काम कर रहे होते हैं, और आपका कॉर्टिसोल जो हार्मोन है ब्रेन से जो रिलीज़ होता है स्ट्रेस की सूरत हाल में, उसकी वजह से भी आपका बहुत ज़्यादा वेट गेन होता है। तो हमने हर चीज़ को बैलेंस वे में लेकर चलना होता है। लेकिन जब एक बार आपके ऊपर मोटापा आ गया, उसके बाद सबसे पहले तो क्या इशू आता है जी, फैट डिपोजिशन की वजह से आपकी बॉडी में विटामिन डी और कैल्शियम की जो डिपोजिशन है या एब्जॉर्प्शन है वो बहुत कम हो जाती है। उसके कम होने की वजह से आपकी हड्डियाँ, जोड़, पट्टे ये सब कमज़ोर होने लगते हैं। और ओबीस होने के सबसे पहले तो आप कोई भी इंसान अगर ओबीस होता है तो उसको लो बैक पेन जो है वो सबसे ज़्यादा आएगी, क्योंकि आपका जो ग्रेविटी पॉइंट है वो आप भी जानते हैं L4 L5 के बीच होता है, और जैसे ही आपका पेट बाहर की तरफ ज़्यादा बढ़ता है तो आपकी कमर का जो कर्वेचर है वो ज़्यादा बढ़ने से बहुत से कमर के मसाइल आते हैं। फिर ओबेसिटी की वजह से आगे आप जाते हैं जी, तो आपको ब्लड प्रेशर सबसे पहले है, ब्लड प्रेशर होने लग गया है। ब्लड प्रेशर की भी इतनी सारी वजूहात हैं। ब्लड प्रेशर की वजह से बहुत सारे यंग पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं, उनको ट्रिगर पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मोस्टली ट्रिगर पॉइंट्स आपकी गर्दन के हिस्से में होते हैं, गर्दन के पिछले हिस्से में, कभी कभी आपके कमर के हिस्से में भी हो सकते हैं, आपकी बाजुओं में भी हो सकते हैं, आपके काफ मसल्स में हो सकते हैं, आपके थाइज में हो सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका वर्क स्टाइल या आपकी लाइफस्टाइल क्या है। अब आप ब्लड प्रेशर के आगे जाते हैं तो आपके पास जी प्री डायबिटिक पेशेंट्स हैं। अब प्री डायबिटिक फेज़ में हमारे पास एक मार्जिन होता है कि हम अपने पेशेंट को ये गाइड करें कि वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, वॉक ऐड करें, अपने फूड जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उसमें थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करें, अपने कार्ब्स जो बहुत ज़्यादा कर लिए हुए हैं, कीटो डाइट्स XYZ, इन सब को छोड़ के एक नॉर्मल सादा ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, तो उनकी प्री डायबिटिक फेज़ जो है वो नॉन डायबिटिक फेज़ में चली जाती है। लेकिन प्री डायबिटिक फेज़ का एक सबसे बड़ा इशू ये है क्योंकि अभी शुगर होना स्टार्ट हो रही होती है, तो बॉडी में क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, आपको छोटे जोड़ों में शुरू में बहुत दर्द आना शुरू हो जाता है। और अक्सर लोग क्योंकि अगर यंग एज में हैं तो कभी कंसीडर कर लेते हैं कि हमें कोई रूमाटॉइड आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस ऐसा कोई मसला तो नहीं होगा, हालांकि ये दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं और इन दोनों के लिए प्रोटोकॉल्स भी अलग हैं। हर ट्रीटमेंट या हर आर्थराइटिस सेम नहीं है। डायबिटीज़ के अगर स्टेज पे आते हैं तो डायबिटीज़ अगर आपको हो गई है और अब आप डायबिटीज़ की मेडिकेशंस पे हैं या इंसुलिन पर हैं, व्हाटएवर इट इज़, एक लंबे अरसे तक आपको डायबिटीज़ रही है, आपकी डायबिटीज़ मेंटेन नहीं है, आप अपना ब्लड प्रेशर, शुगर मेंटेन नहीं कर रहे और रेगुलरली अपनी एक हेल्थ डायरी नहीं बना रहे, अपना कोई स्केड्यूल नहीं है आपका, तो आपके हाथ पाँव का सुन्न होना, जिसे हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। अब मोस्टली आपको पता है कि डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनकी पेन सेंसिटिविटी वैसे ही बहुत कम हो जाती है, उनको पेन नहीं होती है या बहुत कम होती है, फील नहीं होता या फील नहीं होती, पेन हो रही होती है बट आपकी फीलिंग नहीं है। अब उस सूरत हाल में कभी कभी जहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ होती है उसका टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है और उसके साथ ही साथ हो सकता है कि सुइयाँ चुभें, हाथ पाँव सुन्न होने लग जाएं। मोस्टली लोगों को पैरों में ये मसला पेश आता है और एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह से है। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से आपको पता है फिर डायबिटिक के होने के साथ साथ आपको हार्ट डिजीजेज, अ लॉट ऑफ थिंग्स वो भी आपके साथ कोरिलेट कर जाती हैं। लेकिन डायबिटिक न्यूरोपैथी के पेशेंट्स को मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जब भी आप पेन मैनेजमेंट के लिए किसी भी डॉक्टर के पास जाएँ, चाहे आप फिजियोथेरेपी करवाएं या व्हाटएवर इट इज़, लेकिन उससे पहले आप अपनी डायबिटीज़ को मेंटेन करें, क्योंकि जब तक आपके अंडरलाइंग कॉजेज़ जो जड़ है आपने उसको नहीं ठीक किया तो फिर पत्ते आप जितने भी उतार लें पत्ते नए आ ही जाएंगे।
ठीक। अच्छा, बीइंग पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट के तौर पे आपकी चूंकि एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे वो कहते हैं, कभी कहते हैं लोग, पहले एक कॉन्सेप्ट होता था कि मर्द को दर्द नहीं होता फिर एक कॉन्सेप्ट आया कि मर्द को दर्द क्यों होता है। तो आप ये बताएं कि मर्दों की रेशो पेन के साथ ज़्यादा रिपोर्ट होती है या फीमेल की? अच्छा, इन माय प्रैक्टिस शायद मैं फीमेल डॉक्टर हूँ तो मेरे पास ज़्यादातर आने वाली जो प्रेवलेंस है वो ख़वातीन की है, लेकिन मर्द हजरात इस मामले में अभी भी पाकिस्तानी सोसाइटी में आर मोर एजुकेटेड एज वेल, स्ट्रॉन्ग भी हैं। उसकी वजूहत ये है, को फील भी नहीं करते बाद, हाँ बहुत ज़्यादा एंड स्टेज पे हो जाते हैं। एंड स्टेज पे ख़वातीन का ये है कि मोस्टली प्रेजेंट करेंगी क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, कैल्शियम इनटेक नहीं है, कोई ख़ास काम नहीं है, घर पर हैं तो खाना बना लिया, बच्चे देख लिए, थक गए। और वेट अगर बात करें तो आपका BMI जो है वो 25-26 है, वेट आपका बहुत ज़्यादा है और आप आकर कहें जी कि मैंने सिर्फ कपड़े धोए हैं और मेरे शोल्डर में पेन आ गई, मेरी कमर में स्ट्रेन आ गया, मतलब ये वाले इश्यूज़ हैं जो कि एक आध सेशन में बेहतर हो जाते हैं। लेकिन अगर मेल जनरेशन की, मेल बात की जाए, मेल जेंडर की, तो उसमें हम देखते हैं कि वो तब आते हैं हमारे पास जब उनका एक्चुअली कोई इशू होता है। ठीक है, जैसे कि कोई डिस्क स्लिप हो गई है, कोई डिस्कम्प्रेशन हो गई है, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है, या फिर स्पॉन्डोलाइसिस है, बहुत सारे और ऐसे इश्यूज़ हैं, एंकल स्प्रेन्स हैं। ऐसे इश्यूज़ जो हैं वो मेल्स में ज़्यादा प्रेवलेंट, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी प्रैक्टिस में ज़्यादा इस तरह से होता है। बट फीमेल्स आर मोर इनटू दिस कि उनको ज़्यादा फ्रोजन शोल्डर्स हो जाते हैं डायबिटीज़ की ही वजह से, क्योंकि डायबिटिक न्यूरोपैथी एंड फ्रोजन शोल्डर ये ज़्यादातर ख़वातीन में ही पाया जाता है, क्योंकि जब घर में होती हैं तो वो चावल भी खा लेती हैं, चीनी भी खाती हैं, चाय भी पीती हैं, चिकनाई वाली चीज़ें भी हैं, चॉकलेट्स भी चल रही हैं। तो चे के नाम से जो भी ग़िज़ा शुरू होती है, जब आपने वो खानी है तो उससे फिर आपकी शुगर, डायबिटीज़ खराब होनी है। बिल्कुल, वो तो, लेकिन ये है कि आपकी और हमारी प्रैक्टिस में आप जानते हैं कि जब एक अरसा दराज गुजर जाता है तो उसके बाद मरीज़ का झूठ भी बड़ी आसानी से पकड़ा जाता है। अच्छा, अभी ना दूसरा ये है कि वो लोग जो बाइक्स का इस्तेमाल करते हैं, डायबिटिक भी हैं, उनको ब्लड प्रेशर का इशू भी है, या ओबीज है, मोटापा, ये दिल के कुछ मसाइल हैं, तो बाइक चलाने वाले की गर्दन में दर्द क्यों होता है? अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है और इसके बारे में मैं अक्सर देखती हूँ, लोग मुझसे पूछते भी हैं कि हम तो बाइक चला रहे थे, एकदम से गर्दन में कैसे दर्द आ गया। अच्छा, बाइक चलाने का ना एक स्पेसिफिक पैटर्न है, हम किक लगाते हैं किसी एक टांग से, ठीक है, उसके बाद मोस्टली हमारे जितने भी मर्द हजरात हैं इस मुल्क में अगर बाइक चलाते हैं तो उनके वॉलेट उनकी जेब में होते हैं, ठीक है, और मोस्टली उनकी पिछली जेब में होते हैं, चाहे वो दाएं साइड हो या बाएं साइड हो। अब जिस टांग से वो किक लगा रहे हैं, ठीक है, और उसी टांग की तरफ आपने अपना वॉलेट भी रखा हुआ है, वो पोजीशन भी आपकी, यस एग्जैक्टली। एक तो आपका कर्वेचर हो गया, पोस्चर आपका खराब हुआ, एक जर्क आया, झटका आया, आपकी रीढ़ की हड्डी में आया। अब रीढ़ की हड्डी आपकी पूरी है गर्दन से लेकर कूल्हे तक, ठीक है, रीढ़ की हड्डी आपकी गर्दन के मोहरों से स्टार्ट होके रीढ़ की हड्डी नीचे तक आएगी आपकी कूल्हों तक, ठीक है। अब आपको झटका वहां लगे या यहाँ लगे, दर्द आपको एक बार पूरी रीढ़ की हड्डी में आती है। अब कभी कभी ऐसे होता है स्पीड ब्रेकर्स जो हैं वो बहुत बड़ा रीजन, पता भी नहीं चलता, ठीक है। उसमें एक तो ये है कि हेलमेट जो है वो बहुत आपको हेल्प करता है। कभी कभी बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद हेलमेट पहनने से हमें कोई नेक स्प्रेन आ गया या नेक में पेन आ गया, हो सकता है आपने अगर हेलमेट अगर वजनी हो तो शायद, हाँ बिल्कुल यही मैं आपको ऐड करने लगी हूँ कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को मद्देनजर नहीं रखते। आप इंटरनेशनली किसी भी मुल्क में जाएं, एक स्टैंडर्ड वेट है, यहाँ पे आप देखें कि हर एक का वजन अलग है। यस, एक तो वेट अलग है, फिर ये है कि अगर आप हैवी बाइक्स का शौक रखते हैं, बहुत सारे इवन ख़वातीन भी, मर्द हजरात भी, तो उनके एक स्पेशल स्ट्रक्चर में बने होते हैं ताकि उनकी जो स्पीड वेलोसिटी है वो ज़्यादा हो जाए, स्पीड ज़्यादा हो जाए, और उसका वजन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप वो लेते हैं तो फिर जाहिर है आपको ट्रिगर पॉइंट्स होंगे, ठीक है, हो सकता है आपको माइल्ड डिस्कम्प्रेशन भी हो जाए, लेकिन वो इस हद तक नहीं बढ़ सकती जब तक आपको कोई प्रॉपर झटका ना लगे। और झटका आपको पता है कि स्पीड ब्रेकर्स पूरे पाकिस्तान में तकरीबन हर लम्हे झटके लगते हैं, और अगर स्पीड ब्रेकर नहीं है तो फिर खड्डे तो बहुत हैं। बिल्कुल, रोड्स की क्वालिटी भी वो रोड्स की क्वालिटी पे मैटर। अच्छा, आप ये क्या समझती हैं कि वो लोग जो ज्यादा ट्रेवल करते हैं, वो बाइक्स चलाते हैं या फिर वो गाड़ी चलाते हैं, रोड ठीक ना होना भी एक वजह है दर्द की? बहुत बड़ी वजह।
आप इस मामले में आप ये देखें कि हमारी जो कम्युनिटी होती है, हम आपस में एक दूसरे से जब पूछते हैं कि जी आपके इलाके में क्या प्रेवलेंस है डॉक्टर्स पेशेंट्स की, मुख्तलिफ डॉक्टर्स से जब हमारी मुलाकात होती है तो हम ये देखते हैं कि वो एरियाज़ जहाँ पर आपके रोड्स बहुत अच्छे हैं, वेल फर्निश्ड हैं, वहाँ पर स्पीड ब्रेकर अपनी मर्ज़ी से रिहायशियों ने नहीं बना लिए, उन्होंने एक प्रॉपर पैटर्न के थ्रू जो गवर्नमेंट ने या अथॉरिटीज़ ने प्रॉपर बनाए हुए हैं, उनकी देखिए पीछे एक स्ट्रैटेजी होती है। आर्किटेक्चर्स हैं, आपके कोई भी कंस्ट्रक्टिव बिजनेसेस हैं, वो उन्होंने स्पेशल एक्सपर्ट्स बिठाए हुए हैं। वो इसलिए बिठाए हुए हैं कि वो एक रोड को बना सकें। हम अपने घर के आगे एक स्पीड ब्रेकर अपनी मर्जी से बना लेते हैं और वो ना सिर्फ बाकियों के लिए बल्कि हमारी अपनी सेहत के लिए भी बहुत ख़राब है। उससे ना सिर्फ आपको आपकी रीढ़ की हड्डी के मसाइल आ रहे हैं बल्कि उसके साथ ही साथ आपको एंकल स्प्रेन्स होना या फिर आपके हाथ के जोड़ कमज़ोर हो जाना बहुत ज़्यादा ये प्रेवलेंट होता जा रहा है। क्योंकि जब आप फॉर सपोज आप बाइक यूज़ कर रहे हैं कोई, तो आप बार बार ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे, क्लच यूज़ करेंगे बार बार, रिपीटेटिव इंजरीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और ये वो चीज़ें हैं कि वो हमें मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं। और जो एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर बिल्कुल फ्लैट सर्फेसिस हैं या स्पीड ब्रेकर्स की जगह और मुतबादिल जो तरीक़ाकार हैं वो मौजूद हैं, वहाँ पर इस तरह के मसाइल कम हैं ज़रूर। उसकी वजूहात ज़ाहिर है एक बीमारी की एक वजह नहीं है और बहुत सारे हैं, लेकिन रोड्स का बेहतर होना, इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर होना एक बहुत बड़ा कह लें रोल प्ले करता है इनमें से किसी भी दर्द के लिए। अच्छा डॉक्टर वीरा, चूँकि बीइंग अ कंसल्टेंट एक्सपर्ट पेन मैनेजमेंट, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि वो लोग जो लेट के मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और वो फिर हमारे पास आते हैं कि मेरी जो लिटिल फिंगर है इसमें दर्द होता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। अब ये पेशेंट अगर शुगर का है या ब्लड प्रेशर का है तो चूंकि इसकी इम्यूनिटी का लेवल ऑलरेडी कम होगा, तो इस दर्द को बीइंग अ पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट के तौर पे आप किस तरह टाइटल करते हैं? बिल्कुल, आपने ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। होप ये जो देखने वाले नाजरीन हैं उनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो इसको फेस कर चुके होंगे। होता ऐसे है कि अक्सर औकात हमारा कोई ऐसा पोस्चर होता है, हमारी जो बाजू है उसमें बहुत सारी नर्व्स पास करती हैं। मीडियन नर्व है, रेडियल नर्व है, अल्नर नर्व है। अब उन तमाम नर्व्स में से मीडियल और अल्नर जो नर्व है वो इस सेक्टर में आती हैं, ठीक है। अब जब हमारी कभी कंप्रेशन आती है, हम गर्दन एक तरफ झुका कर बैठे हुए हैं, बाजू पर वज़न आ रहा है, बहुत लंबे टाइम तक आ रहा है, तो जो हमारी वो नर्व है वो कंप्रेस होने लगती है। जब वो कंप्रेस होने लगती है और उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आगे तक नहीं आ पाती है, तो उस सूरत हाल में आपको अक्सर औकात आपकी लिटिल फिंगर या फिर आखिरी 3 उंगलियों में भी पेन आती है, ठीक है। सुन होना शुरू हो जाती है क्योंकि आपको ब्लड की सप्लाई आपकी रुक गई है। वो सुन भी हो सकता है, सुइयां भी चुभ सकती हैं, ऐसे मामलात आपके हो सकते हैं। फिर एक वजह उसकी ये भी हो सकती है कि गर्दन अगर आपने पोस्चर अपना बहुत गलत बनाकर रखा हुआ है तो जितनी भी आपकी नर्व्स नेक से पास हो रही हैं और वो ब्लड सप्लाई आपको यहाँ तक दे रही हैं, उनका भी बहुत बड़ा मेजर रोल हो सकता है। रेडियल नर्व भी आपकी कंप्रेस हो सकती है। इट इज़ वेरी डेंजरस कि आप अपनी नर्व कंप्रेशन सर्वाइकल लेवल से अगर आपकी कोई कंप्रेशन हो गई है, क्योंकि वो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में कन्वर्ट हो जाती है और वो एक बहुत ही पेनफुल एक कंडीशन होती है जिसमें मोस्टली पेशेंट्स को लगता है ये सिर्फ गर्दन की दर्द है, लेकिन वो गर्दन की दर्द बहुत बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। बशर्ते आप अगर टाइमली डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो 7 से 8 दिन में इट इज़ रिजॉल्वेबल, लेकिन बेहतर एक्सपर्ट के पास आप जाएं तो बिल्कुल हो जाती है। इसके लिए होता ये है कि हम मीडियन नर्व, अल्नर नर्व, रेडियल नर्व्स, इनके मुख्तलिफ स्ट्रेचेस होते हैं, वो रिकमेंड करते हैं कि अगर आप डॉक्टर के पास नहीं भी आ रहे हैं तो आप एटलीस्ट घर में इस तरह की वर्जिशें करें, अपनी नेक आइसोमेट्रिक्स, और उसके साथ आप रेडियल, अल्नर एंड मीडियन नर्व्स के जो स्ट्रेचेस हैं आप गूगल भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जो आपको आसान लगते हैं आप उनको घर पर कर लें। जब आपको लगे कि नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है तो फिर आप मालिश के पास जाएं, बिल्कुल आप हमारी खिदमत लें। आम इंसान है, उसको अगर कोई दर्द निकल आता है, लोअर बैक पेन निकल आई, हम सी सेक्शन की बात कर लेते, ठीक है। ऐसी फीमेल्स जिनके सी सेक्शन हुए हैं या डिलीवरी हुई, हाँ जी, उसके बाद वो लो बैक पेन के साथ रिपोर्ट होती है, तो उसको हम कैसे मैनेज करते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो अभी क्योंकि सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी, वैसे तो सी सेक्शन भी नॉर्मल हो सकता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, लेकिन अब क्योंकि सी सेक्शन की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा हो गई है पाकिस्तान में, क्योंकि अब एज जो है प्रेगनेंसी एज वो ख़वातीन की बढ़ गई है, जिसकी वजह से नॉर्मली सी सेक्शंस बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं। अभी भी देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स, ये डिपेंड करता है कि आपकी किस टेक्निक से
से आपका सी सेक्शन हुआ है और आपके स्टिचेस कौन से थे, आपको कोई बाद में इन्फेक्शन तो नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं आपके चंद सालों बाद होने वाली पेन्स में। और जिस तरह से हम मानसून की बात करते हैं तो इस मौसम में ये दर्दें कह लें कि दोबारा निकल आती हैं। आपको बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं हमारे पास हॉस्पिटल्स में भी आती हैं, तो वो अक्सर कहती हैं कि हमें कोई 5-7 साल पहले हमारा सी सेक्शन हुआ था लेकिन हम अभी तक झुकती नहीं है क्योंकि हमें लगता है हमारे टांके खुल जाएंगे। तो झुका जाता नहीं है, नहीं वो झुक, क्योंकि एक अपना पोस्चर उन्होंने मेंटेन कर लिया है। अब वो डर गई हैं कि हम शायद जिंदगी में कभी झुकेंगी, तो सी सेक्शन हो गया तो उसके बाद उन्होंने समझना है जी कि हम कोई जिंदगी में मूवमेंट ही नहीं कर सकते हैं। अब वो 4-5-7 साल बाद आएंगी तो मैं कहूँगी कि भाई आपने ऐसे मतलब इतने साल आप झुकी क्यों नहीं है? तो झुके इसलिए नहीं है जी कि हमें लगता है हमारे टांके खुल जाएंगे। देखिए टांके हील हो चुके हैं, ठीक है, हर चीज़ अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर में चली गई है, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि वो आपका नॉर्मल मस्कुलेचर नहीं है, ठीक है। और अक्सर औकात होता ऐसे है कि प्रेगनेंसी के दौरान चाहे आपका सी सेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, एक मसल है डायस्टेसिस रेक्टाई जो आपके एब्डोमिनल्स के बिल्कुल फ्रंट पर होता है और वो पाकिस्तानी खवातीन का वैसे ही बहुत कमज़ोर है। 2.5 इंच का वो मसल है और उस पर बड़ी रिसर्चेस भी हुई हैं। मेरी एक बहुत करीबी दोस्त है, उनके साथ मैंने इस पर रिसर्च भी की और मैंने देखा कि ये डायस्टेसिस रेक्टाई जो है वो 14 साल की लड़की जो कि प्रेग्नेंट है उसका भी रप्चर हो जाता है, ठीक है। उससे होता ये है कि आपके जो पेट के मसल्स हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं और उनका वापस जाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब बात क्या है कि आप अपने डायस्टेसिस रेक्टाई को, चाहे आपका सी सेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ, या आपके जो बाकी एब्डोमिनल्स हैं उनको आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके स्ट्रॉन्ग होंगे तो फिर आपको सी सेक्शन के बाद भी कोई मसला नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप सबसे पहले तो कीगल्स करें। कीगल एक्सरसाइजेज फॉर वुमेन एंड मेन दोनों अलग अलग होती हैं। ख़वातीन के लिए जो कीगल एक्सरसाइजेज हैं वो प्रेगनेंसी से पहले भी कर सकती हैं, अनमैरिड ख़वातीन भी कर सकती हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के फ़ौरन बाद यानी डिलीवरी के बाद उनका कीगल्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बिल्कुल आइसोमेट्रिक्स की तरह रोल प्ले करती हैं। वो एक्सरसाइजेज, वो मूवमेंट्स जिनमें आपका मसल मूव नहीं कर रहा, लेंथन नहीं हो रहा, लेकिन उसमें स्टिमुलेशन आ रही है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, दीज टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज आर हाईली रिकमेंडेड। और उसके साथ ही साथ अगर आपका लाइफस्टाइल आपको ये अलाउ करता है तो आप वर्कआउट ज़रूर करें, चाहे आप प्री प्रेगनेंसी फेज़ में हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, लेकिन अपने मॉलेज को आप नोटिस में रख कर फिर आप अपनी एक्सरसाइजेस को साथ रखें। क्योंकि आप देखें इंटरनेशनल मीडियम्स पे आप देखते होंगे कि ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं और सोशल मीडिया पे भी लोग देखते हैं और वो एक्सरसाइजेस कर रही हैं क्योंकि उनके मसल्स इतने स्ट्रेंथन हो चुके हैं। हम जिम जाते हैं जब हमने वेट लूज़ करना है, वेट लूज के अलावा हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हमने अपने वर्कआउट क्यों करना है, फिजिकल एक्टिविटी क्यों करनी है। आप घर पर हैं तो आप किसी रस्से से टाप लें, रस्सा लें और उसके ऊपर टापें, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब ये तो एटलीस्ट मेरा ख्याल है हर घर में खातून कर सकती हैं, लेकिन मामला वही है कि हमारी ख़वातीन को जो अवेयरनेस है वो तो है, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे पुराने वक्तों में हमारे बुजुर्ग कहते थे कि हरकत में बरकत है। यस, और तो बिल्कुल अभी भी हरकत में बरकत है। देखिए आपने किसी पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट को जो पैसे देने हैं, एक हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी देनी है आपने, और उन्होंने भी आपकी मूवमेंट्स करवानी है, तो वही मूवमेंट्स अगर आप पहले से कर लेते हैं ना तो अल्लाह ना करे कोई बहुत बड़ा मसला हो तो आपकी खिदमत के लिए हम हाजिर हैं। लेकिन आगाही फैलाने का बेसिक मकसद ये है कि आप लोग अपनी सेहत को पहले ही बेहतर रखें। अच्छा डॉक्टर बीरा, यहाँ पे हम देखते हैं क्योंकि ये टॉपिक हमारा बहुत लंबा चल सकता है, इसको मैं जितना चाहूँ चढ़ा सकता हूँ क्योंकि अभी मैंने इसको ट्रैक पे नहीं लेके गया, तो लेकिन चूंकि टाइम लिमिटेशंस होती हैं और यहाँ पे हमने देखना होता है, तो डॉक्टर साहब हमारे पास आखिरी 1 मिनट है, इसमें डॉक्टर अबीरा का पैगाम पब्लिक के नाम। बिल्कुल, मैं पब्लिक को यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखने के साथ साथ अगर आपको कोई भी सेहत से मुतल्लिक आगाही मिलती है तो आप अपने इर्द गिर्द लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि जो इतने सारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर तनवीर हैं, मैं हूँ, और भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पर अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के अलावा टाइम निकाल कर आते हैं ताकि आपकी सेहत के हवाले से आपकी जितनी भी क्यूरीज़ हैं उनके जवाबात हम आपको दे सकें। तो उस मकसद को हम तभी कामयाब कर पाएंगे जब आप भी इसमें पूरा साथ देंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर बीरा, आपने टाइम दिया और बड़ी खूबसूरत और मुदल्लल गुफ्तगू की,
और मुझे पूरी उम्मीद है कि तकरीबन 2.25 अरब की आबादी है पूरी दुनिया में जो इस लैंग्वेज को बड़े अच्छे अंदाज में समझती है। बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज, उसमें हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भी हैं, उसमें हमारे नेबर कंट्रीज भी हैं सारे। तो आपकी गुफ्तगू से मैं तो बहुत समझ लें कि मैं इंस्पायर भी हुआ और मैंने सुनी भी, और आपने देखा मैंने इंटरप्ट भी बिल्कुल नहीं किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब बहुत यू आर अ वेरी गुड होस्ट देन, आई मस्ट से। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया और एक मुदल्लल और खूबसूरत गुफ्तगू की। नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर साहब की एक ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू थी और डॉक्टर साहब ने एक प्रॉपर आपको पेन मैनेजमेंट के हवाले से, शुगर के मरीज़, दिल के मरीज़, या आपको ब्लड प्रेशर का इशू है, या आप मोटापे का शिकार हैं, इनकी वजह से होने वाली आपकी बॉडी के ऊपर जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, अलामतें हैं, या आपको दर्द होता है, इन दर्दों को कैसे मैनेज किया जा सकता है, इन सारे मामलों पर डॉक्टर साहब ने खूबसूरत गुफ्तगू की। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जितनी भी ऑडियंस है, जब तक भी लोग हमें सुनेंगे, उनको हमारी इन बातों का फ़ायदा पहुंचेगा और उनकी ज़िंदगियां आसान हो जाएंगी। मुझे और मेरे गेस्ट को दीजिए इजाज़त। हम दोबारा एक नए प्रोग्राम में नए सवाल जवाब, नई क्यूरी, नई थ्योरी और नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।